हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमिया के बारे में। अरिथमिया क्या है? ये भी एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है और आपको यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो जाएगा, रिदम का बिगड़ जाना, अरिथमिया। रिदम जो है, हमारा हार्ट जो है वो एक सीक्वेंस में काम करता है। हमारा हार्ट जो है वो एक सीक्वेंस में वर्क करता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स वो बीट करता है। ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है। जब आप कोई ऐसे वर्क कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उस कंडीशन में आपका हार्ट रेट का बढ़ जाना नॉर्मल है। बट अगर आप रेस्ट में हो, आराम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाना, ये भी नॉर्मल है। बट अगर कोई ऐसा इंसान है जो अभी नॉर्मल रेस्ट कर रहा हो बट फिर भी उसका हार्ट रेट हाई हो, तो वो मतलब कि वो अरिथमिया पेशेंट है। अब ये अरिथमिया होता कैसे है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे और इसके कुछ डिजीज भी डिस्कस करेंगे। देन फिर हम ड्रग्स और ड्रग्स के मैकेनिज्म को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट क्या है? 72 टाइम बीट करता है 1 मिनट में। ये जो बीट है ये नॉर्मल सीक्वेंस में होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, ये एक बीट, देन फिर सेकेंड बीट, देन फिर थर्ड बीट, और इसके बीच जो टाइम ड्यूरेशन है वो इक्वल होते हैं। बट अगर अरिथमिया के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बीट हुआ, देन फिर कुछ अच्छे समय डिले के बाद देन फिर वो वापस से बीट हुआ, फिर कुछ टाइम डिले होने के बाद फिर वो बीट हुआ। मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो बीट है ये बहुत स्लो है। और एक थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है, ये जो हार्ट बीट है वो इस तरीके से हो, मतलब कंटिन्यू 1 मिनट में वो बहुत बार बीट कर रहा है, 72 टाइम से भी ज़्यादा, तो ये कहलाएगा अरिथमिया। अब क्या होता है, जो कंडक्शन सिस्टम है, कंडक्शन सिस्टम में ऐसे नोड से फायरिंग होती है, इम्पल्स जनरेशन होता है, वो मूव होता है आर्ट्रिया में, बोथ आर्ट्रिया। फिर हमारा जो आर्ट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और हमें ईसीजी में ग्राफ मिलता है पी वेव। पी वेव इंडिकेट करता है आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को। देन फिर ये जो इम्पल्स है वो मूव होके कहाँ पे आ जाता है, एवी नोड पे। एवी नोड में आने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए जो इम्पल्स है वो पास होने में डिले होता है। यहाँ पे डिले बहुत ज़रूरी है। डिले इसलिए होता है यहाँ पे ताकि ये जो आर्ट्रिया में ब्लड फील है वो प्रॉपर वेंट्रिकल्स में पास आउट हो जाए। तो यहाँ पे इम्पल्स कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए डिले होता है। देन वो फिर एवी नोड से पास होकर कहाँ चला जाता है, बंडल ऑफ हिस में, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस में मूव होने के बाद फिर वो राइट बंडल ब्रांचेस एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस की तरफ मूव करता है। फास्ट मूवमेंट, यहाँ पे स्लो मूवमेंट, देन फिर यहाँ पे जो इम्पल्स है वो फास्ट मूव करता है और फिर पूरे हमारे वेंट्रिकल्स में वो स्प्रेड हो जाता है परकिंजी फाइबर्स के थ्रू। और फिर क्या होता है, यहाँ पे हमें मिलता है QRS वेव। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमें ईसीजी में क्या मिलता है, QRS वेव, QRS कॉम्प्लेक्स। फिर जब वापस से ये वेंट्रिकल्स अपने रिलैक्स स्टेट में आता है, रिलैक्सेशन होता है, तो हमें क्या मिलता है, टी वेव। और ये सब होने में, और देन फिर जो सेकेंड वेव है वो स्टार्ट होने के बीच का एक टाइम फिक्स होता है। उसी टाइम पे वो सेकेंड फायरिंग देन फिर स्टार्ट होती है और वो फिर पूरे हमारे हार्ट में स्प्रेड होता है। तो वो टाइमिंग सीक्वेंस में चलता रहता है और ये अगर सीक्वेंस ही बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ये आर्ट्रिया जो है वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब या फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ एक टाइम ड्यूरेशन है और इस टाइम ड्यूरेशन में एक बार ये पी वेव मिला आपको। बट अगर वही कोई अरिथमिया वाले पेशेंट होते हैं, उसके अगर आप ईसीजी ग्राफ को रीड करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मे बी ये पी वेव एक टाइम ड्यूरेशन में 2 बार 3 बार 4 बार आपको वो शो होगा। मतलब जहाँ पे ये एक बार आर्ट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, वहाँ पे वो आर्ट्रिया कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मे बी 2 मे बी 3 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। मतलब कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या हुआ है, बिगड़ गया है। तो ये अरिथमिया के कंडीशन में आएगा। सेम उसी तरीके से अगर वेंट्रिकल्स, यहाँ पे आप देख रहे हो QRS वेव, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे आपको एक वेव मिल रहा है। मे बी अरिथमिया के केस में क्या होगा, आपको ईसीजी ग्राफ में ये QRS जो वेव है ये आपको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में 2 से 3 बार दिखे, या फिर ये जो वेव है QRS वेव ये नैरो ना होकर प्रोलॉन्ग हो जाए, मतलब कुछ इस तरीके का आपको दिखे।
मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, क्यू आर एस वेव प्रोलॉन्ग हो गया है। ये पर्टिकुलर नैरो क्यू आर एस है, बट ये क्या है, प्रोलॉन्ग क्यू आर एस। तो इस तरीके से आप ईसीजी को रीड करोगे तो आप समझ पाओगे कि वो जो कंडीशन है वो अरिथमिया वाले कंडीशन है। हमारा जो ऐसे नोड है ये एक नॉर्मल हार्ट रेट सेट किया हुआ है 60 to 100 बीट पर मिनट। 60 से लेकर 100 के बीच में हमारा ये रिदम होना चाहिए। हायर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ये रिदम जो है, ये हार्ट रेट है वो कभी कभी हमारा हाई भी हो जाता है अगर आप कोई ऐसे वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर ये लोअर एट रेस्ट के कंडीशन में लो भी हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। और स्टार्ट फ्रॉम, ये जो प्रोसेस है कि कहाँ से शुरू होता है, ऐसे नोट से फिर वो हमारे पूरे आर्टरिया में स्प्रेड होता है इम्पल्स, देन फिर वेंट्रिकल्स में, और क्या कॉज करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है ईच हार्ट बीट, एक हार्ट बीट, और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट, सेकेंड हार्ट बीट, देन दिस प्रोसेस कंप्लीट। प्रॉब्लम विथ कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, अगर आपके कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में कौन कौन से क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, एक ऐसे नोड है, एवी नोड है, बंडल ब्रांचेज है, बंडल ऑफ हिस है, परकिंजी फाइबर्स है। ये 5-6 चीज़ें हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व। अगर इन पांचों में किसी एक में भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है, मे बी ऐसे नोड प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो, या फिर एवी नोड में कोई प्रॉब्लम है, कोई ब्लॉकेज है, मे बी परकिंजी फाइबर्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर बंडल ब्रांचेज में मे बी इट आइदर लेफ्ट बंडल ब्रांचेज और इट मे बी राइट बंडल ब्रांचेज, कोई भी ब्लॉक हो सकता है हार्ट में। तो ये सब कुछ कंडक्शन सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या कॉज करेगा, हार्ट टू हैव एबनॉर्मल रिदम। ये हमारे जो रिदम को क्या करेगा, एबनॉर्मल कर देगा, और इसी एबनॉर्मल रिदम को हम कहते हैं अरिथमिया। ये अरिथमिया हमारे आर्टरिया में भी हो सकता है, अपर चेम्बर्स में भी हो सकता है, या फिर इट मे बी इन लोअर चैम्बर, वेंट्रिकल्स में भी हो सकता है। मैकेनिज्म ऑफ अरिथमिया, arrhythmia, it may be due to disorder of impulse generation. Disorder of impulse generation, या तो इम्पल्स प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स जनरेशन हो सकता है, या फिर सेकेंड वन, डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, या फिर इम्पल्स प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा है, या फिर इम्पल्स जनरेट तो हो रहा है बट वो प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है कंडक्शन सिस्टम में। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है रीजन, ऑटोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाना। अब ये ऑटोमेटिसिटी क्या है, ये जो हमारा ऐसे नोड है, ये क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है विथआउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। ये एक्टिवेट ऑटोमेटिक होता है और क्या जनरेट करता है, इम्पल्स। ये ऐसे नोड को बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, दैट्स वाई हम इसे कहते हैं ऑटोमेटिक काम करने वाला मशीन। ये हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक काम करता है, इसे एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और इसलिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिसिटी। अब ये जो ऐसे नोड है ये कैसे काम कर रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली ये इम्पल्स जनरेट कर रहा है हार्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑटोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाना। अब ये ऑटोमेटिसिटी कैसे डिस्टर्ब हो सकता है,
तो इट मे बी altered automaticity, इट मे बी अल्टर्ड ऑटोमेटिसिटी। अब ये अल्टर्ड ऑटोमेटिसिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे नोड फायरिंग जो होती है, इम्पल्स जनरेशन जो होता है, ये डिपेंड करता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ये दो टाइप के होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में, तो ये एक हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन हमारे ऐसे नोड को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ये कब एक्टिवेट होता है? जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में ब्रेन के थ्रू। ये जब एक्टिवेट होता है तो ये एक स्पॉन्टेनियस फायरिंग करता है, मतलब फास्ट फायरिंग होती है वो ऐसे नोड से। और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में, मतलब आज हम जब रेस्ट में होते हैं उस टाइम पे क्या एक्टिवेट होता है हमारे बॉडी में? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे ऐसे नोड को सप्रेस करता है, इसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। मतलब ये जब फायरिंग स्लो डाउन, जिसके कारण क्या होता है? फायरिंग स्लो। तो स्लो फायरिंग होने से क्या होता है? जो हमारे हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी स्लो हो जाता है, हमारा हार्ट रेट स्लो हो जाता है। तो ये कब एक्टिवेट होता है? एक्टिवेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये कब सप्रेस होता है? ये फायरिंग कब सप्रेस होता है? जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? इसकी एक्टिविटी क्या होती है? सप्रेस। और जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है तो इसकी एक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज। ये तो नॉर्मल है, बट अगर अब ये तो नॉर्मल है, बट अगर इसके फंक्शन में कोई अल्टर्ड आ जाए, कोई चेंजेस आ जाए, तो ये क्या हो? मे बी ये बहुत ज़्यादा फायरिंग कर रही हो, इंक्रीज इनहैंस्ड ऑटोमेटिसिटी हो जाए, या फिर इट मे बी जो फायरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाए। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा? अल्टर्ड ऑटोमेटिसिटी। सेकेंड वन क्या हो सकता है? एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। अब ये एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी क्या है? फॉर एग्जाम्पल ऐसे नोट क्या है? ऑटोमेटिसिटी। ये एक ऑटोमेटिक काम करने वाला सेल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हार्ट में यहाँ पे ऐसे नोट प्रेजेंट है और यहाँ से इम्पल्स जनरेशन होता है, ठीक है, ये नॉर्मल है। बट अगर कहीं और कोई और सेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सेल प्रेजेंट है, या फिर इट में भी वेंट्रिकल्स में कोई सेल है, कहीं हार्ट में कहीं पे भी कोई और सेल है जो कैसे काम कर रहा हो? ऐसे नोड की तरह काम कर रहा हो, और वो ये जो सेल है वो भी क्या कर रहा हो? इम्पल्स को जनरेट कर रहा हो। यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई इम्पल्स जनरेशन हो रहा हो, स्पॉन्टेनियस इम्पल्स जनरेशन ऐसे नोड से ना होकर कहीं और से हो रहा है, या फिर ऐसे नोड से तो हो रहा हो लेकिन कहीं और भी कोई सेल प्रेजेंट है, वहां से भी इम्पल्स जनरेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है? अरिथमिया कॉज होता है। और इस कंडीशन को कहते हैं हम एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। अल्टर्ड ऑटोमेटिसिटी कब कहेंगे? जब ऐसे नोड से या तो बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही हो, इम्पल्स जनरेशन हो रहा हो, या तो फिर इम्पल्स जनरेशन सप्रेस, कम हो, बहुत ही कम, स्लो, या फिर तो क्या कहलाएगा? अल्टर्ड ऑटोमेटिसिटी। और एबनॉर्मल कंडीशन कब कहेंगे? जब इम्पल्स जनरेशन हार्ट में किसी और अदर सेल से हो रही हो, एज अ ऐसे नोड की तरह वो भी कोई और अदर सेल है, वो ऐसे नोड की तरह काम कर रहा हो और इम्पल्स जनरेट कर रहा हो, तो वो कहलाएगा एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी किसके अंदर है? डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स जनरेशन, क्योंकि इम्पल्स जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है। और एक डिसऑर्डर ऑफ इम्पल्स जनरेशन क्या हो सकता है? ट्रिगर्ड एक्टिविटी। और एक इम्पल्स जनरेशन क्या हो सकता है? ट्रिगर्ड एक्टिविटी। ट्रिगर्ड एक्टिविटी। अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? एक तो पढ़ना है अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, और एक सेकंड आपको पढ़ना है डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब हम टाइप्स देखते हैं।
अरिदमिया के क्या क्या टाइप्स है, तो मोस्ट कॉमन टाइप है पहला टैकीकार्डिया, सेकंड वन ब्रैडीकार्डिया, थर्ड वन फाइब्रिलेशन। अब ये टैकीकार्डिया का मतलब क्या है? जब हार्ट रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा? टैकीकार्डिया। मतलब जो हमारा हार्ट रेट है वो काफ़ी हाई है। नॉर्मल हार्ट रिदम 60 से 100 के बीच में होने चाहिए, बट अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगा? टैकीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया क्या है? जब रिदम लेस देन 60 बीट पर मिनट हो जाए, मतलब 60 से कम हो जाए तो कंडीशन क्या कहलाएगा? ब्रैडीकार्डिया। इस कंडीशन में आपका जो हार्ट रेट है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, तो वो कंडीशन टर्म क्या कहलाता है? ब्रैडीकार्डिया। फाइब्रिलेशन का मतलब है टैकीकार्डिया मतलब हाई हार्ट रेट, ब्रैडीकार्डिया मीन्स लो हार्ट रेट, और फाइब्रिलेशन का मतलब है इम्प्रॉपर बीट, या फिर इसे आप कह सकते हो इर्रेगुलर ज्यादा बेटर है। इर्रेगुलर बीट। Okay, now in this slide we discuss about some points which is regarding for mechanism of bradycardia। तो यहाँ पे है रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी, मतलब ऐसे नोड से जो फायरिंग हो रही है ये वो क्या हुआ है? रिड्यूस हो गया है। अब ऑटोमेटिसिटी अभी मैंने बताया इसके पहले वाले लेक्चर में, जो ऐसे नोड है वो ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करते हैं और इम्पल्स जनरेट होता है वहाँ से ऑटोमेटिकली विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। और ये जो इम्पल्स जनरेशन है ये स्लो है या फास्ट है, ये डिपेंड करता है हमारे हॉर्मोन्स पे। अगर हमारे बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, मतलब फायरिंग इंक्रीज फ्रॉम ऐसे नोड। और अगर हम रेस्ट में है, आराम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या एक्टिवेट होता है? पैरासिम्पैथेटिक, तो वो हमारे ऐसे नोड की फायरिंग को स्लो डाउन करता है, हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब ब्रैडीकार्डिया में क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा जो फायरिंग हो रही है ऐसे नोड से वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए, रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी। तो ये एक रीज़न है ब्रैडीकार्डिया कॉज करने के लिए। और सेकंड रीजन क्या हो सकता है? कंडक्शन ब्लॉक। जो कंडक्शन सिस्टम है ऐसे नोड से एबी नोड, देन एबी नोड से बंडल ब्रांचेस, और फिर बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ऑफ हिस से बंडल ब्रांचेस, और फिर पर्किंजी फाइबर, ये कंडक्शन सिस्टम है। अगर इस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, वो जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, या इट मे बी ड्यू टू एनी ब्लॉकेज इन कंडक्शन सिस्टम, तो ये एक रीजन हो सकता है विच कॉज ब्रैडीकार्डिया। रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी फायरिंग ऑफ ऐसे नोड, फर्स्ट वन अभी मैंने डिस्कस किया। अब रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं हम। रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी फायरिंग ऑफ ऐसे नोड से जो फायरिंग है वो रिड्यूस हो जाए तो वो कहलाएगा रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी। यूजुअली ड्यू टू इंक्रीज वेगल टोन। ये रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी कब होता है? यूजुअली वेगल टोन इंक्रीज होने से। अब वेगल टोन क्या है? मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी इंक्रीज होता है, एक्टिवेट होता है, तो वो क्या करता है? हमारे ऐसे नोड के फायरिंग को स्लो डाउन करता है। तो यूजुअल अगर ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, इंक्रीज है, तो वो क्या करेगा? हमारे ऐसे नोड के फायरिंग को बहुत स्लो डाउन करेगा। इंक्रीज वेगस नर्व स्टिमुलेशन, वही सेम पॉइंट है। वेगस नर्व मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
जब इंक्रीज होता है, एक्टिवेट रहता है, तो वो हमारे ऐसे नोड के फायरिंग को स्लो डाउन करता है, मतलब रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे हार्ट रेट को, मतलब हार्ट रेट को अफेक्ट करता है। किस तरीके से, हार्ट रेट को स्लो डाउन कर देता है, स्लो डाउन हार्ट रेट। कंडक्शन ब्लॉक की तरफ अगर हम कुछ पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे है कंडक्शन ब्लॉक, मतलब कंडक्शन सिस्टम में कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेज हो सकता है। एनीवेयर इन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये ब्लॉकेज कहीं पे भी हो सकता है। इट मे बी ऐसे नोड, मे बी एवी नोड, मे बी बंडल ऑफ हिज, bundle of branches, or it may be Purkinje fibers. Conduction block affecting the arterioventricular and bundle of His, ये जो कंडक्शन ब्लॉक है ये जनरली अफेक्ट करता है आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड को, मतलब एवी नोड को, और बंडल ऑफ हिश को, विच अफेक्ट दी PR इंटरवल ऑन ECG। अगर कोई भी ब्लॉकेज है आर्टियोवेंट्रिकुलर में या फिर बंडल ऑफ हिस में, अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो हमें जब हम ECG रीड करेंगे, अगर कोई भी पेशेंट के आर्टियोवेंट्रिकुलर में या फिर बंडल ऑफ हिस में कोई ब्लॉकेज है, तो आप जब उसके रिपोर्ट को देखोगे, ECG रिपोर्ट को, तो आपको क्या शो होगा वहाँ पे, PR इंटरवल अफेक्ट, मतलब PR इंटरवल वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल P वेव क्या रिप्रेजेंट किया, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। देन फिर कुछ समय का यहाँ पे डिले होता है AV नोड में। अब ये डिले क्यों हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ AV नोड में इम्पल्स आने के बाद क्या होता है, AV नोड एक्टिवेट होता है, आर्टियोवेंट्रिकुलर नोड, और ये AV नोड एक्टिवेट होता है और यहाँ पे इम्पल्स कुछ समय के लिए स्लो डाउन होता है। क्यों, ताकि जो आर्ट्रिया के ब्लड है वो प्रॉपर फिल हो जाए वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ पे हमारा PR इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ पे आपको क्या मिला, QRS वेव, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन को, और फिर T वेव, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को। अब जब P वेव जहाँ पे एंड हुआ है, वहाँ से लेकर QRS वेव जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ तक के गैप को क्या कहेंगे हम, PR इंटरवल। PR इंटरवल कहाँ से कहाँ के गैप को कहेंगे, जब P वेव एंड हुआ मतलब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो इम्पल्स कहाँ पे मूव हुआ, AV नोड की तरफ। तो AV नोड में जब वो इम्पल्स मूव होता है तो वहाँ पे कुछ समय का डिले होता है, और फिर वो मूव होके बंडल ऑफ ब्रांचेस में जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये क्या शो हो रहा है, PR इंटरवल क्या शो करता है, एक्टिवेशन ऑफ AV एंड बंडल ऑफ हिश। इस PR इंटरवल के बीच क्या हो रहा होता है, AV एक्टिवेट हो रहा होता है और बंडल ऑफ हिस। देन फिर इम्पल्स मूव कहाँ पे हो जाता है, बंडल ब्रांचेस में, और फिर क्या होता है, QRS वेव मिलता है हमें, जो कि रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को। तो ये PR इंटरवल जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम के बीच हो रहा होता है। अब ये PR इंटरवल क्या होता है, अगर कोई ब्लॉकेज है AV में या फिर बंडल ऑफ हिस में, तो आपको ECG किस तरीके का दिखेगा, T वेव। देन फिर आपको काफ़ी समय का यहाँ पे गैप दिखेगा, QRS वेव स्टार्ट होने, P वेव एंड होने से लेके QRS वेव स्टार्ट होने तक के बीच का आपको जो PR वेव है ये आपको क्या मिलेगा, प्रोलॉन्ग। PR वेव क्या हो गया है, प्रोलॉन्ग हो गया है। अब इस वेव, ये नॉर्मल ECG वेव है, तो यहाँ पे आप PR वेव देख रहे हो, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे है। बट वहीं अगर आप कोई अरिथमिया वाले पेशेंट, मतलब किसी को ब्रेडिकार्डिया, अब उसके ECG ग्राफ को देखे होंगे तो आपको ये PR इंटरवल इंक्रीज दिखेगा, प्रोलॉन्ग दिखेगा। मतलब कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज के कारण क्या हो रहा है, जो कंडक्शन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ओके, यहाँ पे समझ गए हो आप। विच अफेक्ट द PR इंटरवल ऑन ECG, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल। प्रोलॉन्ग PR इंटरवल रिप्रेजेंट करता है कि आपके कोई AV में कोई ब्लॉकेज है या फिर बंडल ऑफ हिस में कोई ब्लॉकेज है, जिसके कारण क्या हो रहा है, स्लो हार्ट रेट। नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए PR इंटरवल, जब आप ECG देखोगे तो अगर आप मिली सेकेंड में देखोगे तो ये रेंज होना चाहिए 120 से लेकर 200 मिली सेकेंड। ये टाइम है, ये नॉर्मल टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है। अगर आप सेकेंड में देखोगे तो 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आप देखोगे किसी ECG ग्राफ में, रिपोर्ट में, मतलब कि उस पेशेंट को क्या है, AV ब्लॉक है या फिर बंडल ऑफ हिस पे कोई ब्लॉकेज है, और उस पेशेंट को क्या है, ब्रेडिकार्डिया।
Now in this slide we discuss about mechanism of tachycardia. Tachycardia क्या है? जब हार्ट रेट 100 बीट से ज़्यादा हो जाए, 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो वो कंडीशन कहलाएगा टैकीकार्डिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट हार्ट रेट है। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी पीपल में बी एसिम्प्टोमेटिक, मतलब पेशेंट को सिम्टम्स नहीं दिखते, बट कभी कभी क्या होता है पेशेंट में सिम्टम्स भी दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट में एक्सपीरियंस पाल्पिटेशन, वो उस मतलब उसे ऐसा लगेगा कि आप जैसे ओरल देने जा रहे हो, आपका वाइवा होने वाला है, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या आपके सर के ऊपर कोई बंदूक ला के रख दिया हो और आप ऐसा फील कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से एक नॉर्मल, वो तो नॉर्मल कंडीशन है, जब आप डर रहे हो तो आपके साथ ऐसा हो रहा है। बट जो आर्दमिया वाले पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल स्टेट में होते हैं, उसके साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता है, बट वो फिर भी ऐसा फील करते हैं कि उसके साथ अभी कुछ मतलब ऐसा होने वाला, वो डर एनजाइटी उसे होती है और उसका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अचानक से। वो पाल्पिटेशन फील करते हैं, ट्रीमर उसके बॉडी ऐसा कांपने लगता है, काफ़ी ज़्यादा वो स्वेटिंग होने लगता है उसको। ओके, तो ये सब कुछ। और क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। इवन सम टाइम प्री सिंकोप एंड सिंकोप स्टेट, कभी कभी क्या उसे होता है, प्री सिंकोप एंड सिंकोप स्टेट में भी वो चले जाते हैं। अब प्री सिंकोप और सिंकोप क्या है, मतलब अचानक से अनकॉन्शियस हो जाना और वापस से रिकवर हो जाना। प्री सिंकोप मतलब वो इंसान बिल्कुल ऐसा फील करेगा कि वो मतलब अब बचने वाला नहीं है, उसे उसकी अब डेथ होने वाली है, वो ऐसा फील करेगा। देन वो फिर विद इन अ मिनट वापस से रिस्टोर हो जाते हैं, कॉन्शियस स्टेट में आ जाते हैं। तो ये टर्म कहलाता है प्री सिंकोप एंड सिंकोप। डायग्नोज कैसे करते हैं हम, ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, सॉरी, ईसीजी, इको, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं, ये सब कुछ टेस्ट करते हैं हम अरिथमिया को डायग्नोज करने के लिए। अब इसके क्या मैकेनिज्म है, तो पहला वहां पे हमने देखा था ब्रेडिकार्डिया में रिड्यूस ऑटोमेटिसिटी, यहाँ पे क्या है, इनहेंस्ड ऑटोमेटिसिटी, मतलब जो ऐसे नोड से फायरिंग है वो क्या है, इनहेंस्ड है, इंक्रीज है, काफी ज्यादा क्विक है। अब ये एबनॉर्मल इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, अगर एबनॉर्मल तरीके से ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाए, अगर व्हेन देयर इज इक्टोपिक फायरिंग ऑफ पेस मेकर, अभी एबनॉर्मल फायरिंग जो हो रही है, इनहेंस्ड है, वो कैसे हो सकता है, इट में भी कि जो हार्ट है, वो हार्ट के जो अदर सेल्स है वो भी ऐसे नोड की तरह बिहेव कर रहा हो और वहां से फायरिंग हो रही हो, तो इसके कारण भी क्या होता है, जो मतलब हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। एल्सवेयर इन द आर्टियम और वेंट्रिकल्स, ये जो ऐसे नोड की तरह काम करने वाला जो सेल है अचानक से, वो आर्ट्रियम में भी हो सकता है और वेंट्रिकल्स में भी हो सकता है। तो वो कैसा काम कर रहा है, ऐसे नोड की तरह वो भी काम करने की कोशिश करता है और वहां से भी फायरिंग होती है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। ट्रिगर्ड एक्टिविटी, ट्रिगर्ड एक्टिविटी हम अभी यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रिगर्ड एक्टिविटी में भी क्या, ट्रिगर्ड एक्टिविटी होने से भी क्या कॉज होता है, टैकीकार्डिया। अकर व्हेन एबनॉर्मल एक्शन पोटेंशियल आर ट्रिगर्ड, मतलब जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो नॉर्मल क्या है, हमारा नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल क्या है, ये नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है, ये रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन। फिर ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है प्लेट्यू फेज, देन दिस वन रीपोलराइजेशन, और फिर ये रिप्रेजेंट करता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये नॉर्मल है। यहाँ ये एक्शन पोटेंशियल से क्या हमें समझ में आता है कि ये मूवमेंट ऑफ आयंस है, ये आयंस कौन से आयंस कब मूव होकर अंदर की तरफ आ रहे हैं, और हमारा जो सेल है वो नेगेटिवली चार्ज से क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ता जा रहा है, -90 मिली वोल्ट। तो ये नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है। वहीं अगर ट्रिगर्ड एक्टिविटी में क्या होता है, एबनॉर्मल एक्शन पोटेंशियल, मतलब आपको कोई डीपोलराइजेशन का ग्राफ मिला, देन फिर आप रीपोलराइजेशन होने के बजाय आपको वापस से यहाँ पे डीपोलराइजेशन का ग्राफ मिलता है, तो ये क्या हुआ, ट्रिगर्ड एक्टिविटी। अब एक और कंडीशन हो सकता है यहाँ पे, इट में भी इस तरीके का आपको ग्राफ मिले, डीपोलराइजेशन, देन फिर प्लेट्यू फेज, रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन होने के बाद आपको कैसा ग्राफ मिलना चाहिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बट आपको यहाँ पे क्या ग्राफ मिलेगा, वापस से एक डीपोलराइजेशन का ग्राफ मिलेगा। मतलब एक टाइम इंटरवल पे एक एक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होने के बजाय दो एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे हो रहा है।
तो ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रिगर्ड एक्टिविटी, और क्या कॉज होता है, अरिथमिया। ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। री एंट्री, री एंट्री का मतलब है कोई भी चीज अगर अपने पाथ में मूव होकर वो मूवमेंट हो रहा हो एक सर्किट में, फॉर एग्जांपल एक सर्किट में वो मूव हो रहा हो, और अगर वापस से वो मूवमेंट उसी डायरेक्शन में आकर वापस से पाथवे, उसी पाथवे पे मूव हो रहा हो, मतलब कि री एंट्री हो रही हो। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ए बी नोड है, यहाँ पे इम्पल्स आर्ट्रिया से मूव होकर ए बी नोड की तरफ आया, देन फिर ए बी नोड से ये इधर इम्पल्स चला गया और एक इम्पल्स इस तरफ आकर ये वेंट्रिकल्स बंडल ब्रांचेज में चला गया। ये एक नॉर्मल पाथवे है। अब सेकेंड कंडीशन में आप देखो, फॉर एग्जांपल ये ए बी नोड है और यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है जिसके कारण क्या हो रहा है, इम्पल्स यहाँ पे आया और इस तरीके से मूव हुआ, और एक इम्पल्स इस तरफ मूव ऑलरेडी हो रहा है एक पाथवे पे। अब ये इम्पल्स यहाँ पे ब्लॉकेज है तो ये क्या करेगा, एक अल्टरनेट पाथवे ढूंढेगा अपने लिए। कोई भी चीज मूव हो रहा हो, आपके सामने रुकावट है तो आप एक अल्टरनेट पाथवे ढूंढोगे कि चलो यहाँ से नहीं तो हम कहीं और से निकल जाते हैं। तो उसी तरीके से इम्पल्स भी क्या करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे तो ब्लॉकेज है, तो ये इम्पल्स क्या करेगा, वह इस वाले पाथवे पे एंटर करेगा जहाँ पे ऑलरेडी एक इम्पल्स प्रेजेंट है। अब ये इस वाले पाथवे में एंटर्ड किया, मतलब क्या किया, दो इम्पल्स वहां पे प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इनहैंस्ड ऑटोमेटिसिटी, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, अब फायरिंग हो रही है, ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो गया, जिसके कारण क्या कॉज होता है, हो सकता है अरिथमिया। तो ये भी एक कंडीशन है अरिथमिया कॉज होने में। अब अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन और डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीपोलराइजेशन क्या है, आफ्टर डीपोलराइजेशन क्या कहलाता है, एबनॉर्मल डीपोलराइजेशन। अगर डीपोलराइजेशन है वो एबनॉर्मल है तो वो टर्म यहाँ पे हम यूज करेंगे आफ्टर डीपोलराइजेशन। ये आफ्टर डीपोलराइजेशन इंटरप्ट कौन कौन से फेज को करता है, फेज 2, फेज 3 और फेज 4, या फिर फेज 2 को इंटरप्ट करेगा, या फिर फेज 3 को इंटरप्ट करेगा, या फिर फेज 4 को इंटरप्ट करेगा। और क्या, हाँ, ये क्या लीड करेगा, अरिथमिया। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, मतलब अगर अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन है तो क्या होता है उसमें, अगर ड्यूरिंग फेज 2 और फेज 3, ये या तो फेज 2 में होता है या तो फेज 3 को इंटरप्ट करता है। caused by increase in frequency of abortive action potential before normal repolarization is completed। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे ग्राफ आपको, ये अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन का ग्राफ है। ये ठीक है, यहां से आपको एक ग्राफ मिला, डीपोलराइजेशन मतलब यहाँ पे सोडियम आयन की एंट्री हो रही है। ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैं ये एक्शन पोटेंशियल पढ़ा रही थी, तो वहां पे आप ये देख के आप समझ सकते हो। तो ये फेज कहलाएगा डीपोलराइजेशन। फिर क्या होता है, प्लेट्यू फेज। देन फिर ये ग्राफ नीचे की तरफ आता है वापस से, रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब ये रीपोलराइजेशन होने के बजाय यहाँ पे क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन अगेन बिफोर रीपोलराइजेशन। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, फेज 2 से। ये फेज 2 पे हुआ है, ये यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, मे बी ये ग्राफ यहाँ तक आया, देन फिर इस तरीके का आपको डीपोलराइजेशन ग्राफ मिला। अगर यहाँ से शुरू हो रहा है मतलब वो फेज 2 को इंटरप्ट कर रहा है, अगर इस पोजीशन से शुरू हो रहा है मतलब वो फेज 3 को इंटरप्ट कर रहा है, और रीपोलराइजेशन होने से पहले क्या हो जा रहा है, डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे ये टर्म कहलाएगा अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, और ये ट्रिगर्ड एक्टिविटी का एक पार्ट है। डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन में क्या होता है, इंड्यूस वेंट्रिकुलर अरिथमिया सच एज टॉर्सेट डी पॉइंट। अगर अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन है तो ये अरिथमिया कॉज करता है, टॉर्सेट डी पॉइंट जैसे बीमारी को कॉज करता है। अब ये बीमारी क्या है ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिक अरिथमिया पढ़ रहे हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ रहे हैं।
डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन में क्या होता है, अगर आफ्टर कंप्लीट रिपोलराइजेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब अर्ली में क्या हो रहा था, रिपोलराइजेशन से पहले आफ्टर पोलराइजेशन मिल रहा था हमें, बट यहाँ डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन में क्या होता है, रिपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद हमें डिपोलराइजेशन का ग्राफ मिलता है। कॉज्ड बाय इंट्रासेलुलर कैल्शियम ओवरलोड, एस्कीमिया, डिजॉक्सिन, टॉक्सिसिटी, मतलब ये डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन में भी ड्यू टू कैल्शियम ओवरलोड, इंट्रासेलुलर कैल्शियम ज़्यादा हो, या फिर डिजिटलिस के टॉक्सिसिटी के कारण हो सकता है, या फिर अगर कोई हार्ट में ब्लॉकेज है, एंजाइना है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। और ये क्या कॉज करता है, ट्रिगर्ड एक्टिविटी, जिसके कारण क्या होता है, अरिथमिया, ट्रैकीकार्डिया। तो यहाँ पे आप ये डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन का ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या हुआ, डिपोलराइजेशन, देन फिर प्लेट्यू फेज, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होना चाहिए था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बट यहाँ पे रेस्टिंग नहीं हुआ, कि क्या हो गया, वापस से डीपोलराइजेशन, मतलब ट्रिगर्ड एक्टिविटी। तो ये टर्म कहलाएगा डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। I hope you understand the difference between early after depolarization and delayed after depolarization. If you have any doubt, you can ask in comment box. री-एंट्री, अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अगर मूव हो रहा हो और अगर उसके सामने कोई ब्लॉकेज है, पाथ, उसके पाथ में कोई रुकावट है, तो वो चाहेगा कि वो वहाँ से कोई और अल्टरनेट पाथवे ढूंढ ले, जहाँ पे एक ऑलरेडी फॉर एग्जांपल एक सर्किट पास कर रहा हो, एक करंट पास कर रहा हो। अब ये करंट के, एक करंट इस तरीके से, एक करंट इस पाथवे से मूव हो रहा हो, एक करंट दूसरे पाथवे से मूव कर रहा हो, बट उस करंट के पाथवे में क्या है, रुकावट है। तो वो करंट क्या करेगा, चाहेगा कि इस पाथवे से मूव होकर निकल जाए, बंडल ऑफ ब्रांचेस में पहुंच जाए। फिर वो क्या करेगा, अल्टरनेट पाथवे ढूंढेगा और इस पाथवे में ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे ऑलरेडी एक इम्पल्स प्रेजेंट है, और ये दो इम्पल्स मिलके क्या कर सकता है, हार्ट रेट को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो री एंट्री का सिंपल वर्ड में समझे तो वही है मीनिंग। इलेक्ट्रिकल सिग्नल नॉट कंप्लीटली दी नॉर्मल सर्किट, मतलब नॉर्मल सर्किट को फॉलो नहीं कर रहा है, ये एक एबनॉर्मल सर्किट को फॉलो कर रहा है। और क्या कर रहा है, बट रेदर एन अल्टरनेटिव सर्किट लूपिंग बैक अपॉन इटसेल्फ, मतलब ये नॉर्मल सर्किट को कंप्लीट नहीं कर रहा है, एक अल्टरनेटिव सर्किट मतलब उस अल्टरनेटिव सर्किट को एक फॉर्म कर रहा है और वो अल्टरनेटिव सर्किट में मूव कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, री एंट्री अरिथमिया। इसके कुछ डिजीज है, AVRT, AVRT फ्लटर्स, आर्टियल फाइब्रिलेशंस, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, ये सब कुछ डिजीज है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये डिजीज का कारण क्या रहेगा, री एंट्री। तो री एंट्री को हम आगे अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने अरिथमिया को समझा, बट ये बेसिक था। आगे के लेक्चर में हम इससे रिलेटेड और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, जैसे ट्रैकीकार्डिया के क्या क्या कॉज और रीजन है, ये भी स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से। ट्रिगर्ड एक्टिविटी को हम अच्छे तरीके से इस ECG ग्राफ के थ्रू समझेंगे, और री एंट्री से होने वाले कौन कौन से डिजीज़ है वो सब भी हम समझेंगे। तो आगे के लेक्चर्स को हम डीपली स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर जस्ट समझने के लिए, आपके दिमाग में क्या क्या वर्ड्स यूज होते हैं अरिथमिया में, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया है। ये बस एक बेसिक लेक्चर है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे और डीप स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।